गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश कुमार एंड नाउ यू आर स्टार्ट वाचिंग 3D आर्ट बाय अभी। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे इंग्लिश के सेट का सोल्यूशन। हम लोगों ने इससे पहले 3 सेट का सोल्यूशन कर रखा है, ये चौथा वीडियो है। आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और इसका नोट्स भी बना रहे हो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग सेट लगाने वाले हैं वो 16 जुलाई 2021 16 जुलाई 2021 के एयर फोर्स के पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमको कम्यूट का सिनोनिम चुनना है। कम्यूट का मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। आप देखोगे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ये हो नहीं सकता है। अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। उस हिसाब से कम्यूट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सचेंज, बोले तो अदला बदली करना। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चूज द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। मिस्टर श्रेयास लिव्स एडजेसेंट। आप लोग याद रखना, एडजेसेंट एक ऐसा वर्ड है, एडजेसेंट को आप लोग अच्छे से याद रखना। एडजेसेंट हमेशा अपने साथ टू लेता है, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। इसमें कोई ग्रामर का रूल काम नहीं करता है। एडजेसेंट अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन को लेता है, आप लोग याद रखना। ये फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, एडजेसेंट टू हो जाएगा। एडजेसेंट टू का मतलब होता है आसपास होना या बगल में होना। मिस्टर श्रेयास लिव्स एडजेसेंट टू द चिल्ड्रंस पार्ट इन हुगली। हुगली में बच्चों के पार्ट्स के बगल में, बच्चों जहाँ पे रहते थे उसके बगल में ही कौन रहते थे? मिस्टर श्रेयास रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान होता है, हमको सिर्फ वर्ब्स को देखना होता है। वर्ब क्या है आपका? वर्ब V2 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस V3 में, बस। बाकी आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। अब देखो V2 रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। हैड प्लस V3 कितने ऑप्शन में? पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में सा को साथ छोड़ दिया था, दूसरा एकदम नहीं होगा। तीसरा हो सकता है क्योंकि तीसरा में हैड प्लस V3 है। चौथा भी नहीं होगा क्योंकि विल लगा दिया है। हैड प्लस दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही छट गया, हमारा पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट चूंकि पलक, पलक एक लड़की का नाम होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग थर्ड क्वेश्चन को देखो तो आई को ज्यों को त्यों छोड़ दिया है, तो हमारा 3 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखना, ये वॉइस है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है? माई डाउटर राइट्स वेरी ह्यूमरस पोएम्स। यहाँ पे वॉइस बनाते समय भी हम लोग सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स पे ध्यान देते हैं। हम लोग को पता होगा कि नारेशन बनाने में टेंस चेंज होता है लेकिन सेंस नहीं, और वॉइस बनाने में ना ही टेंस चेंज होता है ना ही सेंस। मैंने अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होगा। और हम लोगों ने देखा था कि अगर V1 या V5 रहता था तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे इज एम आर प्लस V3 में, इज एम आर प्लस V3। वॉइस का रूल होता है कि अगर आपको V1 और V5 दिखे तो उसको इज एम आर प्लस V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। इसमें हमारा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ राइट्स, तो राइट को क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस V3 इज रिटन। इज रिटन देखेंगे तो एक ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ING नहीं होता है, पैसिव हमेशा V3 में होता है। वर रिटन भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस है प्रेजेंट का, ये पास्ट हो जा रहा है। आर बीइंग भी नहीं होगा क्योंकि बीइंग कैसे होगा यहाँ पे? प्रेजेंट का है तो ING कैसे आएगा? तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जाता है। देखिए वेरी ह्यूमरस पोएम हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, माई डॉटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, और राइट्स हो गया आपका आर रिटन, क्योंकि पोएम हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हो जाएगा आर रिटन। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराजम्बल का। देखो पैराजम्बल क्वेश्चन आप जब भी करो, ठीक है ना, पैराजम्बल एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में खास करके ज़्यादा टफ नहीं आता, सिंपल सा पैराजम्बल आता है। आप लोग को करना क्या है? बस लिंक करना है, कनेक्ट करना है सेंटेंसेस को किसी पॉइंट से। जैसे मैं देखो, मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ है द टेलीफोन एंड द इलेक्ट्रिक कंपनीज। दूसरा है द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ, स्ट्रीट जो है भरा हुआ है अभी। द सेड ट्रीज, द वाटर वर्क्स एंड द मैपल CTC, कुछ पता नहीं चल रहा है। आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ, आप ध्यान देना थोड़ा सा। आर कटिंग डाउन, कटिंग डाउन मैंने काटा जा रहा है, मोर एंड मोर ऑफ। अच्छा किसको काटा जा रहा होगा? टेलीफोन को काटा जाता है? नहीं। गली को काटा जाता है? नहीं। पेड़ पौधों को काटा जाता है? तो आपको लग रहा होगा कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसको काटा जा रहा है? पेड़ों को। इस हिसाब से आपको एक लिंक मिला कि डी के बाद क्या होना चाहिए? सी। डी के तुरंत बाद होना चाहिए सी। फिर से पढ़ेंगे, आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ सेड ट्रीज, द वाटर ओक्स एंड द मैपल्स। वाटर ओक्स देखो, ऑक्स का मतलब होता है बड़ा सा पेड़, मैपल भी एक पेड़ को ही कहा जाता है जिसकी पत्तियों में 5 पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो मैपल भी पेड़ है, ऑक्स भी पेड़ है, तो पेड़ों को काटा जाता है। अब तुम खुद सोचो, कटिंग डाउन लिखा हुआ, काटा जा रहा है, तो पेड़ों को कौन काटेगा? गली काटेगा? टेलीफोन कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी काटेगा? कंपनी को ही काटता है किसी चीज़ को। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ सेड ट्रीज, द वाटर ओक्स एंड मैपल। तो उस हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए। देखो लिंक मैंने कैसे करा, काटा जा रहा है तो कौन सी काटेगा? पेड़। और काटेगा कौन? कोई कंपनी काटेगा कि कोई गली काटेगा? नहीं, कंपनी काटेगा। उस हिसाब से हमारा ADC एक लिंक में बैठा। अब देखो तो ADC कितने ऑप्शन में है? लगातार होना चाहिए। ADC यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 ऑप्शन में ADC है। अब सिर्फ इसमें बी का फर्क है, बी इसमें शुरू में लिखा हुआ है, बी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है। अब बी को पढ़ लो एक बार। लिखा हुआ, अगर बी लास्ट में होता है तो कैसा लगेगा? द स्ट्रीट्स एंड
द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ एंड, बताओ तो आप खुद बताओ, एंड के बाद कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि एंड तो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, और एंड के बाद अगर एंड हम लास्ट में लिखते हैं तो इसके आगे कुछ होना चाहिए था ना, लास्ट में लिखेंगे तो आगे तो कुछ बचेगा नहीं, उस हिसाब से हमारा ये भी गलत हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक। द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ, स्ट्रीट्स जो है भरा हुआ है, एंड द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक कंपनीज जो है आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ, काटे जा रहे हैं, क्या चीज़ को काटे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ को काट रहे हैं, पेड़ को, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप लोग ध्यान से देखना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस हिज ऑन फ्री विल, ऑन फ्री विल का मतलब होता है अपने स्वेच्छा से, वह जो सर्विस को ऑफर करता है, कहने का मतलब वह जो सेवा देता है स्वेच्छा से, उसको क्या बोलेंगे, तो जो स्वेच्छा से सेवा देता है उसको वॉलंटियर कहा जाता है। सर्वेंट माने नौकर होता है, तो नौकर होगा नहीं, वर्कर माने काम करने वाला, ये भी नहीं होगा। क्रियो का मतलब होता है जो नाव पे काम करते हैं, बोट्स पे जो लोग काम करते हैं, पर्सन हु वर्किंग ऑन बोट्स इज कॉल्ड क्रियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलंटियर, यानी वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से सेवा देता है उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस, मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना हमको, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, ये कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 4 होता है, इसमें मैंने बताया था कि इसमें अगर इसमें दो क्लाउज होता है, एक इफ वाला एक बिना इफ वाला। यदि विदाउट इफ वाला में वुड प्लस है प्लस भी3 आ रहा हो, वुड प्लस है प्लस भी3, तो यहाँ पे आपका हैड प्लस भी3 होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हैड फाउंड होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 होता है, यानी इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना, तो उसके बाद वाला जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस भी3 होता है। जैसे में इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, अगर मैं तुमको देखा होता तो मैं कार को रोक देता। तो आप देख रहे होगी जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है विदाउट इफ वाला वो वुड प्लस है प्लस भी3 के साथ आया है, इसका मतलब इफ वाला हैड प्लस भी3 के साथ आएगा। अगर इफ वाला हैड प्लस भी3 के साथ आता है तो बाद वाला वुड प्लस है प्लस भी3, उल्टा भी सोच लेना कि अगर इधर वुड प्लस है प्लस भी3 लिखा हुआ है मैंने इधर हैड प्लस भी3 होगा। उस हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो। इस क्वेश्चन को अगर आप फिर से देखोगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका वुड प्लस है प्लस भी3 है, तो यहाँ पे हैड प्लस भी3 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे देखो इफ के साथ आता है तो कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी कौन सा टाइप, तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। ओपन कंडीशनल भी इसको कहा जाता है। जैसे में इफ यू सेट योर माइंड टू गोल, अगर तुम अपना माइंड को गोल तक सेट कर लोगे, यू विल अचीव इट फॉर श्योर। इसमें क्या होता है ना कि अगर यू के साथ, हम इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। आप इस स्लाइड को देखो, इसमें रहता है कि यदि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट माने V1 या V5 का प्रयोग किया गया हो, यदि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया हो तो जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है वो सिंपल फ्यूचर होता है। माने इफ आई कम टू गया, अगर मैं गया आता हूँ तो आई विल मीट यू। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इफ वाला के साथ V1 आया है तो जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है वहाँ पे विल आएगा, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे देखो तो एज सुन एज माने इफ क्लाउज में V1 का यूज किया गया है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है जिसके पीछे कुछ ना लगा है फ्यूचर में आएगा, माने विल में आएगा। आप लोग इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो। तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे इफ के साथ इफ यू सेट, यहाँ पे V1 आया है तो यहाँ पे विल प्लस V1 होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल अचीव। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे भी भरना है आपको। द स्टोरी इन अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक किताब है जिसके अंदर जो स्टोरी होती है और रियली फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आप याद रख लो, कैसे अभी आप लोगों ने याद रखा कि एडजेसेंट +2 होता है, उसी तरीके से फुल ऑफ समथिंग होता है, एडजेसेंट टू समथिंग होता है, उस तरीके से फुल ऑफ समथिंग होता है, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, जो भी है। तो फुल भी अपने साथ ऑफ लेता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन है, फुल अपने साथ ऑफ लेगा, एडजेसेंट अपने साथ टू लेगा, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक है। वैसे पढ़ने में फुल विद 4 अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अच्छा लगे ना लगे, फुल अपने साथ ऑफ लेता है, तो फुल के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ये भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना, प्रीपोजिशन से 2 सवाल तो रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करना। अ ब्यूटीफुल ग्रीन बर्ड, एक सुंदर हरा पक्षी, फ्ले द माउंटेन। अब ये फिक्स प्रीपोजिशन का नहीं है, आप इसको पढ़ के देखो थोड़ा सा। एक सुंदर पक्षी पहाड़ पर उड़ा, पहाड़ में उड़ा, पहाड़ पर उड़ा या पहाड़ के ऊपर उड़ा। तो आप लोग देख रहे होगे पहाड़ के ऊपर सही सेंस दे रहा है, क्योंकि पक्षी जो है पहाड़ को ऊपर उड़ेगा, पहाड़ में नहीं उड़ेगा, पहाड़ पर नहीं उड़ेगा, पक्षी पहाड़ के ऊपर उड़ेगा। तो लिखा है ब्यूटीफुल ग्रीन बर्ड फ्ले ओवर द माउंटेन, एक सुंदर हरा पक्षी पहाड़ के ऊपर उड़ रहा है। ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज। पैसेज को थोड़ा देर में करते हैं, उससे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं विदाउट पैसेज वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 रिवर्स में थोड़ा आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखो, यहाँ पे ईयर फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द वुमन ब्रोक अप व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड। महिला जो है, ब्रोकअप का मतलब होता है, ब्रोकअप बना है ब्रेकअप से, ब्रोकअप बना है ब्रेकअप से। और ब्रेकअप का मतलब होता है जैसे कोई लड़का और लड़की के बीच में ब्रेकअप होता है, मतलब रिश्तों को टूटना। ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्तों का टूटना। आप इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लो, ये फ्रेजल वर्ब है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे
ब्रेकअप का मतलब होता है टू इन द रिलेशनशिप, मैंने कोई रिश्ता खत्म होता है तो वो होता है ब्रेकअप। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट जाना, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक कहीं पे प्रवेश करना। याद रखना, ब्रेक के साथ अप लग जाए तो इसका मतलब होता है रिश्तों का खत्म होना, ब्रेक के साथ डाउन लग जाए तो इसका मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक के साथ इनटू लग जाए इसका मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक कहीं पे प्रवेश करना। ब्रेकअप माने रिश्तों का टूटना, ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना, और ब्रेकिंग टू का मतलब होता है कि फोर्सफुली कहीं पे प्रवेश करना, बलपूर्वक कहीं पे प्रवेश करना। अब देखो तो आप इसको पढ़ के, द वुमेन ब्रेकअप व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड। महिला जो हो गई, टूट गई, पढ़ के देखना पहले, व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड, जब पुलिस ने उससे कहा कि उसका बेटा मर चुका है तो महिला का ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ब्रेकिंग टू हो जाएगा, कहीं पे घुस जाएगी, नहीं वो भी गलत। ब्रोक डाउन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ राइट आंसर होगा ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना। अब भाई अपना बेटा को मौत का खबर सुनेगी तो वो टूट ही जाएगी, ब्रेकअप थोड़ी हो जाएगा उसका, ब्रेकिंग टू थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन सही सेंस दे रहा है। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना। महिला को जब पुलिस ने कहा कि उसका बेटा मर चुका है तो द वुमेन क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। ब्रोक डाउन होगा मतलब क्या हो गया, टूट गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे ब्रोकअप ना होकर के ब्रोक डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में लिखा हुआ है चूज द स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चुनने के लिए बोल रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एडोरेबल, एडोरेबल होता है। नॉरिशमेंट ये आपका सही लिखा हुआ है। सराउंडिंग्स में सराउंडिंग्स होता है। ऑब्लिगेशन में यहाँ जी होता है, उस हिसाब से यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आप लोग इन वर्ड्स को भी थोड़ा अच्छे से देखो, मैंने इसको नीचे लिखा है नीचे के स्लाइड्स में, आप देखो इसको थोड़ा ध्यान से। ये पूरा पेज को ही पढ़ लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरा पैसेज, ये जो पूरा आपका पेज है ना, ये जो आप सेट लगाया उसमें जितना भी वर्ड्स आया था सबको डिटेल में लिखा गया है। एडोरेबल का मतलब होता है लेवेबल, लेवेबल प्यारा। एडोरेबल का मतलब लेवेबल प्यारा। नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी या दायित्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, और एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना। यानी एग्जामिनेशन हो गया नाउन फॉर्म और एग्जामिन हो गया वर्ब फॉर्म। एग्जामिनेशन मैंने परीक्षा, और एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना, माने किसी चीज़ का जांच करना। हम लोग नेक्स्ट वर्ड को भी देख लेते हैं, टोटल वर्ड को देख ही लेते हैं। रिलीवेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिवीलिंग समथिंग, किसी रिवीलिंग ट्रूथ, सच को उजागर करने की प्रक्रिया को ही रिलीवेशन कहा जाता है। सच को उजागर करना है, किसी चीज़ को उजागर करना ही रिलीवेशन कहलाता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है ओपिनियन या थाउट, विचार। कंसिडरेशन का मतलब ओपिनियन या थाउट, विचार। जजमेंट का मतलब होता है डिसीजन या वर्डिक्ट, निर्णय। कंसीलमेंट का मतलब होता है हाइडिंग, छिपाओ, किसी को छिपाना ही कहलाता है कंसीलमेंट। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन बहुत बार पढ़ाया गया वर्ड है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिवास्टेशन, डिवास्टेशन या एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब भी विनाश होता है और डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है। चलिए हम लोग फिर से अब अपने सेट पे आएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे एडोरेबल गलत लिखा हुआ है, सराउंडिंग्स गलत लिखा हुआ है, एडोरेबल गलत है, सराउंडिंग्स गलत है। यहाँ पे जी होना चाहिए था, यहाँ पे ओ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, और हमारा राइट हो जाएगा नॉरिशमेंट पोर्शन। यहाँ पे करेक्टली स्पेल चुनना था, मैंने 3 गलत और 1 सही होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी नीचे देखा, एग्जामिनेशन का वर्ब फॉर्म पूछ रहा है। एग्जामिनेशन एक नाउन होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, तो इसका क्या हो जाएगा, परीक्षण करना। एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम में परीक्षा होता है तो ये हो नहीं सकता। इसका हो जाएगा एग्जामिनर भी नहीं होगा। एग्जामिनर का कहने का मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वहाँ पर रह करके उसी को एग्जामिनर कहा जाता है। एग्जामिन हो जाएगा, एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना। तो ये हमारा वर्ब फॉर्म है, सॉरी ये हमारा नाउन है, ये इसका वर्ब है। आपसे पूछ रहा था वर्ब फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिन करना हो जाएगा, परीक्षण करना। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 में है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। रिलीवेशन, रिलीवेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिवीलिंग सीक्रेट या ट्रूथ, राज उजागर करना। रिवीलेशन का मतलब होता है राज को उजागर करना। देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा। कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, तो ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, ये भी नहीं होगा। कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना। तो राज उजागर करना का उल्टा क्या होगा, उजागर करना, उसका उल्टा हो जाएगा छिपाना। उस हिसाब से इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीलमेंट। और इसका डिटेल में मैंने नीचे लिखा है, आप लोगों को भी दिखाया, आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सिमिलर मीनिंग कह रहा है। सेलेक्ट द सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग माने सिनोनिम्स। एडिट का मतलब होता है सुधार करना, ना बोलते फॉर्म को एडिट कर लो, मैंने फॉर्म को सुधार कर लो। एडिट का मतलब होता है सुधार करना, और सुधार का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंप्रूव करना। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना। रीअसाइन का मतलब होता है पुनः असाइन कर लेना, मैंने पुनः ज्वाइन करवा लेना। इग्नोर का मतलब होता है आपका अनदेखा करना, अवॉइड करना। तो इसका कैंसिल भी नहीं होगा, रीअसाइन भी नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा। एडिट का मतलब होता है सुधार करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इंप्रूव। इंप्रूव का मतलब भी सुधार करना। आप नेक्स्ट वर्ड को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। दैट ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखना। यदि ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे में हो गया ऑडियंस, पार्लियामेंट, ऑडियंस हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कमिटी हो गया, या फिर ज्यूरी हो गया।
ये सब ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं यदि इनसे जुड़ाव का बोध हो, एक साथ होने का बोध हो, तो इनको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यदि इनको अलग अलग होने का बोध हो तो इन्हें प्लूरल माना जाता है। आप यहाँ पे देखो ऑडियंस, ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस सीट लिया। तो बताओ ऑडियंस सीट लेगा तो अलग अलग लेगा ना कि एक साथ लेगा? अलग अलग लेगा, अलग अलग लेगा मैंने ऑडियंस हो जाएगा प्लूरल। उस हिसाब से हैज़ ना होकर के क्या हो जाएगा? हैव। मैंने इस क्वेश्चन को भी नीचे एक्सप्लेन करा है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखो पहले, देखो ध्यान से। बोल रहा है कि व्हेन दीज नाउन्स, दीज नाउन मैंने कौन कौन, दीज नाउन मैंने होगा कमिटी, ज्यूरी, पार्लियामेंट और ऑडियंस, एक्ट एज अ होल, एक यूनिट के तौर पे काम करे, देन कंसीडर्ड सिंगुलर, तब इनको सिंगुलर माना जाता है। जैसे द कमिटी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल, कमिटी ने प्रपोजल को स्वीकार किया। तो कोई भी प्रपोजल स्वीकार करना होता है तो सब मिलकर स्वीकार करते हैं, मैंने एक साथ, तो यहाँ हैज हो जाएगा। ज्यूरी हैज गिवन द डिसीजन ऑन दिस केस, ज्यूरी ने इस केस पे डिसीजन दिया। तो ज्यूरी अगर केस पे डिसीजन दे रहा है तो डिसीजन सब मिल के देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गिवन। यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियंस इज इंटीग्रल टू एनी परफॉर्मेंस, ऑडियंस जो होता है किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जुड़ाव का बोध करवा रहा है, तो सिंगुलर मानेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? इज। लेकिन यहाँ तो देखो पार्लियामेंट, ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, अब ज्यूरी यहाँ भी था, ज्यूरी यहाँ भी था, ज्यूरी यहाँ सिंगुलर है, ज्यूरी यहाँ प्लूरल है। रीजन है डिसीजन देते समय सब एक साथ हो जाते हैं, और सीट पे बैठना था, सीट पे बैठना तो सब अलग अलग बैठेंगे ना, तो इसी हिसाब से ज्यूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिखराव का बोध हो रहा है। देखो ना, व्हेन दीज नाउन्स आर एक्ट एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि यदि व्यक्तिगत तौर पे बात किया जाए तो इनको प्लूरल कहा जाता है, देन वी कंसीडर देम प्लूरल। जैसे में सीट लेगा तो अलग अलग लेगा, उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? हैव। यहाँ पे लिखा हुआ था पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल, पार्लियामेंट जो है बिल पे क्या है? अलग अलग होला, विभाजित होला, विभाजित होला मैंने अलग अलग होला, और जब भी अलग अलग होने का बोध होता है तब इनको प्लूरल मानते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? और। ठीक है, चलिए फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ था ऑडियंस सीट ले रहा था, तो ऑडियंस जब सीट ग्रहण कर रहा तो अलग अलग करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था? हैव। अब हमारा बच गया पैसेज आरसी, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हम लोग आरसी से डील करते हैं। आरसी फिर से मैं बता रहा हूँ, आरसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स एग्जाम के लिए, आप लोग बहुत ही ध्यान से करना इसको। और एक चीज़ और, जिनको पैसेज हिंदी करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो नर्वस मत होया करो, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से हिंदी ही आए, थोड़ा बहुत हिंदी भी आएगा, थोड़ा बहुत भी समझ लोगे तो बन जाएगा, एग्जाम में 4 नंबर आएगा, छोड़ना नहीं आपको। देखो लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज अ टर्म, ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। किसको ऑब्जर्व करने के लिए? राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, पृथ्वी के जलवायु प्रणाली का टेम्परेचर का बढ़ना, एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट, और इससे जो होने वाले प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करना भी क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट आर मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो सर्टेन है, वो एकदम निश्चित हैं, दैट मैंने कि नियरली ऑल ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, नियरली मैंने लगभग, ऑल ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, लगभग सब जितना भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, इस काउज्ड बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के कारण होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने के कारण, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है ना, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। एंड अदर ह्यूमन कॉज्ड इमिशन, और दूसरा तरीका से कैसे होता है? आदमी के द्वारा जो उत्सर्जित किया हुआ चीज़ रहता है। ह्यूमन कॉज्ड इमिशन का मतलब होता है मानव द्वारा उत्सर्जित चीज़ों के द्वारा भी क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। इस कितना आदमी परसेंट मानता है? 95% साइंटिस्ट का यही मानना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उस ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण और ह्यूमन कॉज्ड इमिशन के कारण होता है। विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर, विद इन का मतलब अंदर, एक्यूमुलेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, कलेक्ट होना, ग्रीन हाउस गैसेस का जमा होना, जैसे में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और द गैसेस विद इन द एटमॉस्फेयर दैट ऑब्जर्व एंड इमिट हीट रेडिएशन। कह रहा है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउसेस का जमा होना, जैसे में कैसे ग्रीन हाउसेस का जमा, लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड से जमा होता है, मीथेन से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड से जमा होता है, ओजोन और द गैसेस, और ओजोन ये सब ऐसे गैसें होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि एब्जॉर्व करते हैं और इमिट हीट रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन को क्या करते हैं? निकालते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ओजोन ये सब ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में क्या करता है? हीट को एब्जॉर्व करता है, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, सोखता है और फिर उसको क्या करता है? इमिट करता है, मैंने उसको निकालता है, जिसी कारण से आपका एसएचजी बढ़ता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना और घटना विद इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर, विद इन द एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एक्ट काम करता है, क्या चीज़ का काम करता है? ध्यान देना थोड़ा। लिख रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन गैसेस विद इन द एटमॉस्फेयर एक्ट, मतलब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बोले तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बोले तो हमारे वातावरण के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना और घटना काम करता है। कैसा काम करता है? आइदर होल्डिंग, चाहे तो इसको होल्ड करके रखता है ग्रीन हाउस गैसेस को, या फिर रिलीज मोर हीट्स फ्रॉम द सन, और सन से कुछ ही करता है, बहुत ज़्यादा हीट को या क्या करता है? रिलीज करता है, मतलब निकालता है, और जब हीट को निकालेगा उसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आवर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर, हमारा एटमॉस्फेयर माने हमारा वातावरण जो है ना वो इज गेटिंग हॉटर, वो बहुत गर्म होता जा रहा है। मोर टर्बुलेंट, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है आपका विनाशकारी, बहुत विनाशकारी होता जा रहा है। एंड मोर अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट। किसके कारण? बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट के कारण। अब बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट होता कैसे है? ठीक है ना, पहले देख लो बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट है क्या। बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट काउज्ड बाय, किसके कारण से होता है? हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस,
ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट को ट्रैप कर लेती है, ट्रैप का मतलब होता है बांध करके रखना। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है विद इन द अपर लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के जो ऊपरी लेयर्स होते हैं, ऊपरी परत होते हैं, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट को ट्रैप करके रखती है, बोले तो हीट को बांध करके रखती है, उसी के कारण बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट होता है। बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। मैंने कहना चाह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं ना, वातावरण के ऊपरी लेयर में क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करके रखते हैं। ट्रैप का मतलब बांध करके रखना, ठीक है ना, जाल में रखना, बांध करके रखते हैं, जिसके कारण बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट होता है। और बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। विद ईच इंक्रीज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के बढ़ने से, मीथेन के बढ़ने से या अदर ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल के बढ़ने से हमारे किस चीज़ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ध्यान देना थोड़ा सा, विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन, मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, मीथेन के बढ़ने से, कार्बन के बढ़ने से आवर लोकल वेदर, ग्लोबल क्लाइमेट आर फर्दर एजिटेटेड। हमारा जो लोकल वेदर है, हमारे गाँव का जो वेदर है, हमारे शहर का जो वेदर है, और जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है, मतलब जो वैश्विक जलवायु है, फर्दर एजिटेटेड, वो आगे चल के कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एजिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा पैसेज। मैंने पैसेज टोटली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है कि कैसे बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें रीजन दिया है ग्रीन हाउस के गैसेस के चलते, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते होता है, इसको 95% से ज़्यादा साइंटिस्ट लोग मानते हैं। ठीक है ना, हम लोग चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सर्टेनली साइंटिस्ट दैट नियरली ऑफ ग्लोबल वार्मिंग काउज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ऐसा मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो मोर देन 95%, ये पैसेज के शुरू में ही लिखा गया था, ये तो बहुत आसान हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट देखो, 12 में लिखा गया कि आवर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है। अभी हम लोग ने देखा गर्म होता है कैसे, टर्बुलेंट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, टर्बुलेंट और विनाशकारी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो ये उसका होने का कारण है बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट। बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म। और हम लोगों ने सीखा था कि बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट कैसे होता है, ग्रीन हाउस, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, इसी के कारण उसी को बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट कहा जाता है। बॉइलिंग और चर्निंग इफेक्ट से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग एंड चर्निंग इफेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग ध्यान से देखो कि विद ईच इंक्रीज ऑफ विच गैस लेवल्स इन एटमॉस्फेयर आवर लोकल वेदर एंड ग्लोबल क्लाइमेट फर्दर एजिटेटेड, मतलब किसके बढ़ने से, किस चीज़ के बढ़ने से, ठीक है ना, गैस, एटमॉस्फेयर में गैस का लेवल या लोकल वेदर या फिर क्लाइमेट चेंज जो होता है वो आगे चल के डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा था कार्बन, मीथेन या अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ऑक्सीजन बढ़े से काहेला इससे नुकसान होगा, ऑक्सीजन से थोड़ी होगा, ब्यूटेन का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन, मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से हमारा जो लोकल वेदर है या फिर ग्लोबल वैश्विक क्लाइमेट जो है आगे चल के कुछ ही हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पैसेज के लास्ट वाले लाइन में ऐसा मेंशन करा गया था। आप लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है विनाशकारी। आप लोग ध्यान देना, डिस्टर्बिंग होगा नहीं, क्योंकि डिस्टर्बिंग का मतलब होता है आपका डिस्टर्बिंग का मतलब होता है आपका नर्वस होना या परेशान होना। तो टर्बुलेंट का मतलब नर्वस होना तो होता नहीं है। टर्बुलेंट का मतलब होता है विनाशकारी। फ्राइटनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, हॉरिफाइंग। ट्रांजिएंट भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए रहता है। इसका हो जाएगा टेम्पेचुअस। टेम्पेचुअस का मतलब होता है विनाशकारी। टर्बुलेंट का मतलब भी विनाशकारी और टेम्पेचुअस का मतलब भी विनाशकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पैसेज का वर्ड आपको नहीं कराया, इसमें पैसेज का भी वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जब फ्यूचर में इसको रिवाइज करो तो आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए देखिए, इसमें और भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिसको हमने अभी नहीं देखा था। लिखा हुआ एडिट का मतलब होता है करेक्ट करना या इंप्रूव करना, सुधार करना। इग्नोर का मतलब डिसरिगार्ड या निगलेक्ट, नजरअंदाज करना। रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः दे देना। हम लोग आगे देखेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। इमेज का मतलब होता है थ्रो करना या रिलीज करना, निकालना। टर्बुलेंट का भी देखा हमने, टेम्पेचुअस या स्टॉर्मी, उपद्रवी या विनाशकारी। ट्रैपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, द प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग हीट इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में हीट को बांध करके रखने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है ट्रैपिंग। आप लोग इन वर्ड्स को स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट आपका एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, किसी को इंसाइट कर देना या अराउज कर देना। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोमेंटरी या टेम्पररी, क्षणिक। फ्राइटनिंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग, डरावना। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बिंग का मतलब होता है नर्वस और कंफ्यूज्ड। आप लोग इसको अच्छे से लिख लिया करो। इस तरीके से हमारा सेट 24 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।